मिलावट में जो एक बहुत गंभीर कानून था कि कोई भी चीज आप मिलावट करें जिससे दूसरों की जिंदगी खतरे में आ जाए, उस कानून को इन्होंने निरस्त किया, क्योंकि इनके जो लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, वो यही काम कर रहे थे। सीएजी जो एक संस्था है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में पहली बार इतिहास में 4 जजों ने मिलकर एक वक्तव्य दिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है। और इस बात में, हालांकि उसमें से एक व्यक्ति जो है वो सरकार के द्वारा मनोनीत होकर राज्यसभा पहुंच गए, जिनका नाम गोगोई है। मिसयूज ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अब इंस्टीट्यूशंस में मैं नाम लेना चाहूंगा सीबीआई और ईडी का। पहले भी सरकारों पर यह आरोप लगता रहा कि सीबीआई और ईडी के माध्यम से वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो होते थे उन पर दबाव डालते थे, लेकिन उसका एक खुलेआम खेल शुरू हुआ। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता ये बार बार आवाज उठा रहे हैं कि संविधान खतरे में है। केवल विपक्षी नेता ही नहीं, तमाम बुद्धिजीवी ये आवाज उठा रहे हैं संविधान खतरे में है। आज के इस एपिसोड में हम डॉक्टर सूरज मंडल से ये चर्चा करने वाले हैं, क्या बीजेपी के शासनकाल में तकरीबन 10 सालों से 2014 से जो शासनकाल शुरू हुआ, उसमें किस तरह से संवैधानिक प्रावधानों को कुचला गया या हटाया गया या कम किया गया, जिस पर ये उन पर बार बार आरोप लगता है कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, संविधान खतरे में है। इस पर विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ डॉक्टर सूरज मंडल से। मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। नमस्कार सर। शुक्रिया। और अंबेडकर नामा में ये चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। देखिए, जी 2017-18 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की ये सरकार, जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, वो सत्ता में आई, तो ऐसी आशंकाएं थी पहले कि ये संविधान को बदलने का प्रयास करेंगे। वो इनके कार्यकलाप से तो उजागर होने ही लगा। कुछ विशेष रूप से इनकी टिप्पणियां और वक्तव्य ऐसे आए जिनसे उनकी मंशा और भी स्पष्ट हो गई। मैं सिलसिलेवार ढंग से आपको बताता हूँ। जी जी सबसे जी। पहले कर्नाटक के एक मंत्री हैं, हेगड़े नाम था उनका। वो अब इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया था। जी उन्होंने घोषणा की कि ये संविधान जो है हमें मंजूर नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को भी, कि जब देश आजाद हो रहा था या आजादी का संघर्ष चल रहा था, तो जो आरएसएस की जो स्थापना 1925 में हुई थी, उनकी मंशा थी कि हिंदूवादी राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र की स्थापना। और ये मंशा 1940 में जिस समय जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए मांग रखी और मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की, उसके लगभग साथ ही हिंदू राष्ट्र की भी मांग सामने आ गई। अब ये बड़ा प्रश्न था कि हिंदू कौन है और हिंदू के नाम पर कौन शासन करे। हिंदू धर्म जो है कोई स्थापित धर्म नहीं है। आप कई सिलसिलेवार ढंग से आप समझते होंगे कि अनेक इतिहास के प्रकरणों में इसको अलग अलग नाम से खुद जो तथाकथित हिंदूवादी है, हिंदुत्व के प्रखर रूप से जो उसके समर्थक है, वो अलग अलग नाम देते रहे हैं। जैसे अभी तत्काल में वो सनातन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जी सनातन शब्द देखा जाए तो सनातन जो होता है वो होता है कि वर्षों से चली आ रही कोई परंपरा, धार्मिक परंपरा या जो भी हो। आप गांव देहात अभी भी जाए तो प्रत्येक गांव की एक देवी होती है। और अनेक बिहार, उत्तर प्रदेश में खास तौर से, और मैं तेलंगाना में भी देखा हूँ, आंध्र प्रदेश में भी, कि जो पेड़ होता है, जो बड़ा बरगद का पेड़, वट वृक्ष, या जो भी गांव के मध्य में, वहां पर कोई देवता वास करते हैं, लोग जाके पूजा करते हैं। लोग गाय के बथान की भी पूजा करते हैं, जहां पर एक समय में सभी पूरे गांव के गाय और बैल एक जगह बांधे जाते थे, एक ही जगह। उस जगह को बहुत पवित्र माना जाता था। तो ये परंपराएं थी। इसको एक
दायरे में संकुचित करना कि कोई प्रभु श्री राम की आराधना कर रहा हो वही हिंदू है, या अगर और देखिए दिलचस्प बात है, मैं इतिहास का छात्र हूँ, इतिहास पढ़ाता हूँ कॉलेज में। हम लोग ये भी देखे हुए हैं कि हिंदू शब्द की रचना तो मुसलमानों के आने के बाद भी एक गाली के तौर पे हुआ था। इसको एक निकृष्ट समाज के रूप में उन्होंने संबोधित किया। लेकिन उसके पहले जो मंदिरें हैं, आप गौर करेंगे जो पुरानी जितनी मंदिरें हैं जो 500 वर्ष पहले या 1000 वर्ष पहले की हैं, उसमें 3 परंपराओं का विशेष ध्यान रखा गया। या तो मंदिर वैष्णव मंदिर होता था, वैष्णव मंदिर की बनावट और उसकी जो आर्किटेक्चर जो है, जो स्थापत्य कला है, वो अलग किस्म की होती थी। शिवालय होते थे जहाँ महादेव की पूजा होती थी, और शिव की जो मूर्तियां बनाई गई, खासतौर से दक्षिण भारत में आप देखेंगे, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई जगहों पर, तो वो एक अलग परंपरा थी। एक जगह दोनों की पूजा नहीं होती थी, और कई बार जो अभी जैसे कुंभ देख रहे हैं, वहां पर जो लोग समर्थक थे शैव जो विचार थे, या शैव की जो परंपरा थी और वैष्णव परंपरा, उनके बीच में एक संघर्ष भी होता था। इसी प्रकार जो शक्ति है यानी माता, उनकी आराधना की जाती थी। तो हिंदू शब्द, मेरे कहने का अर्थ यही है कि हिंदू शब्द को एक शब्द बनाकर और सत्ता में आने के लिए, और वही परंपराएं जिनके अंतर्गत एक समाज का एक वर्ग अछूत मान लिया गया, जिनको समाज के बाहर चंडाल शब्द का प्रयोग किया गया, उनको उन पर, या जो एक बहुसंख्यक पिछड़े वर्ग हैं, जो लोग कामगार वर्ग है, कमेरा वर्ग है, जो अपने कामों से अपने जीवनी चलाते हैं, उदाहरण के तौर पर खेती करते हैं, फूल उगाते हैं, गाय चराते हैं, या लोहार है, या कुम्हार है, या बढ़ई है, ये सभी, ये जो पिछड़े वर्ग है, उन पर शासन करने के लिए एक विशेष वर्ग, और उस विशेष वर्ग में मैं नाम लूंगा उस खास समुदाय का, जो ब्राह्मणों में भी अपने आप को बहुत ही उत्कृष्ट समझते हैं, यानी कि जिसको चित पावन ब्राह्मण कहते हैं, जिन लोगों ने आरएसएस की स्थापना की, वो लोग इस परंपरा को चलाए, और उनके द्वारा जो उनके विचार के आधार पर मनुस्मृति के आधार पर शासन होना चाहिए था, उसको एक उन्होंने अपना उद्देश्य बनाया। अब इस उद्देश्य के तहत जो भारत में जो संविधान बनी, उसमें एक बहुत लोगों के आकांक्षाएं, उनके विचार, और एक आपको पता होगा कि 1949 में ही एक संविधान सभा की स्थापना हुई, जो इलेक्टेड बॉडी थी पूरे भारत से, जिसमें अलग अलग समुदाय के लोग इलेक्ट, हालांकि उसमें भी सवर्ण समाज का वर्चस्व था, फिर भी वो एक ऐसे लोगों का समूह था जो लोग आजादी की लड़ाई में, संघर्ष में कंधे से कंधे मिलाकर चले थे, समाज से जुड़े हुए लोग थे, धरती से जुड़े हुए लोग थे, और सभी के दुख दर्द को समझते थे। और उसमें खास तौर से जब ड्राफ्टिंग कमेटी के का चेयरमैन के रूप में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मनोनीत किया गया, तो उनके द्वारा जो एक संघर्ष चला था डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, समाज के वंचित वर्ग के लिए, उसके आकांक्षाओं को उन्होंने भारत के संविधान में पिरोने का काम, उसको एक रिफ्लेक्ट करने का काम उन्होंने किया। और ये बात पची नहीं, इसलिए आरएसएस के लोग शुरू से ही संविधान का विरोध कर रहे थे। उसमें खास किन चीजों का विरोध कर रहे थे? उसमें ये समानता की जो बात कही गई थी कि भारत के संविधान के अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक एक समान है, सभी को एक समान अधिकार है, सभी के एक समान दायित्व है। और सबसे बड़ी बात जो उन लोग को नहीं पची वो थी कि जो दलित पिछड़े जो थे, जिन पर उनकी जिनके परछाई से भी वो अपने आप को दूषित महसूस करते थे, वो दूर भागते थे, उनको एक समान जब वोट का अधिकार दिया गया, वो उनके लिए बहुत ही चिंता और एक तरह से उसको वो रिजेक्ट कर रहे थे। और बार बार अपने कई लेखों में, संविधान सभा में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भाषण हैं, और उसके बाद भी जो उनके बातें हैं, या जो बाकी आरएसएस के नेता या भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी पार्टी थी जनसंघ,
उनके लोगों की जो वक्तव्य है उन जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वो संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन भारत में उनकी तादाद और उनकी शक्ति बहुत ही सीमित, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आया, और सत्ता में आने के अनेक कारण थे, दो प्रमुख कारणों को मैं गिनाना चाहूंगा। एक तो था कि मनी पावर, एक कॉरपोरेट के एजेंट के रूप में उन्होंने अपने आप को रखा, और उसी कॉरपोरेट के भारी जो कहना चाहिए पैसे के सहयोग से वो एक तरह से सत्ता में आने के लिए तैयार थे और सत्ता में आए भी। और दूसरी बात थी कि जो तमाम जो वोटिंग की जो संवैधानिक परंपराएं हैं उसमें कहीं ना कहीं एक प्रकार से मैनिपुलेट करके उनके प्रावधानों को, उनके और जो मशीन यूज होता है उसको मैनिपुलेट करके वो सत्ता में आए। इसी तरह 2019 में भी आए। तो 2017-18 से ही हमें लगने लगा था कि ये संविधान को बचाने के लिए कदम होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बता दूं कि समाज के दिल्ली के कई प्रोफेसर, कई प्रबुद्ध वर्ग के लोग, जिनमें मैं प्रमुख रूप से नाम लेना चाहूंगा हमारे सहयोगी डॉक्टर रतन लाल जी का, राजेंद्र पाल गौतम जी का, मैं नाम लेना चाहूंगा जो अभी एडवोकेट है मयंक जी। इसी तरह मैं कई हमारे साथी हैं, सुनील सरदार नाम हुआ जो इसी तरह जो कई लोगों का मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर लक्ष्मण यादव हुए, डॉक्टर रितु सिंह हुई, इसी तरह सुधांशु कुमार हुए, इसी तरह कई हमारे प्रोफेसर साथी और अन्य लोग मिलकर संविधान बचाओ संघर्ष समिति की स्थापना की। और इसके तहत हम लोगों ने 2019 में 18-19 में जब 200 पॉइंट रोस्टर को हटाकर 13 पॉइंट रोस्टर लागू करके लगभग आरक्षण को शैक्षणिक संस्थाओं में समाप्त करने का एक षड्यंत्र चला, तो उसके तहत मुहिम हम लोगों ने चलाई। और मैं आपको बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को कि इस मुहिम में जितने सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग थे, वामन मेश्राम सहित और भी लोग जो है, जो बामसेफ के अलग अलग गुट हैं, उनके सभी नेता हमारे साथ जुड़े। हम लोगों ने एक राजनीतिक दलों से भी परोक्ष रूप से भी और सामने से भी समर्थन लेने की अपील की, और हमें समर्थन मिला। मैं खास तौर से नाम लेना चाहूंगा तेजस्वी यादव का, अखिलेश जी का, हेमंत सोरेन का, और कांग्रेस पार्टी की जो ओबीसी डिपार्टमेंट के उस समय अभी भी जो अध्यक्ष हैं कैप्टन अजय सिंह यादव, उन्होंने भी समर्थन दिया। इसी तरह उस समय छत्तीसगढ़ में हमारे जोगी जी उस समय थे, उन्होंने भी समर्थन दिया, डीएमके पार्टी ने समर्थन दिया, और हम उस आंदोलन में कामयाब हुए। लेकिन हमें उस समय लग गया कि संविधान पर हमला जारी है, और इस हमले से बचने के लिए इस जो मुहिम है, और जिस मुहिम का नाम हम लोगों ने संविधान बचाओ संघर्ष समिति रखा, उसको हमने जारी रखा। और 2019 में पुनः सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद उनकी मंशाएं और भी स्पष्ट होने लगी जब वो शैक्षणिक संस्थाओं में जो नियुक्तियां थी उनमें एक प्रकार से हस्तक्षेप करके, कानूनी प्रावधानों को दरकिनार करके, संवैधानिक प्रावधानों को लगभग मिटाकर उन्होंने अपने ही लोगों के, अपने ही विचार के लोगों की जबरन नियुक्तियां की, जो दिख रहा है पूरे विश्वविद्यालय में। उसके बाद सबसे बड़ी बात थी कि जो मिसयूज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अब इंस्टीट्यूशंस में मैं नाम लेना चाहूंगा सीबीआई और ईडी का। पहले भी सरकारों पर यह आरोप लगता रहा कि सीबीआई और ईडी के माध्यम से वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो होते थे उन पर दबाव डालते थे, लेकिन उसका एक खुलेआम खेल शुरू हुआ। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या आई जब इन्होंने नोटबंदी की, और उस समय जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसके पास संवैधानिक रूप से ये सरकार सरोकार है और वो शक्ति है कि वो इन चीजों को मॉनिटर करे, उसके बजाय वो प्रधानमंत्री कार्यालय से मॉनिटर होने लगा। एक प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। इसी तरह सीएजी जो एक संस्था है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में पहली बार इतिहास में 4 जजों ने
मिलकर एक वक्तव्य दिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है। और इस बात में, हालांकि उसमें से एक व्यक्ति जो है वो सरकार के द्वारा मनोनीत होकर राज्यसभा पहुंच गए, जिनका नाम गोगोई है, और जिसकी भारी आलोचना भी की गई, लेकिन जो शुरू में उन्होंने कहा था उस बात में दम था। इसके साथ साथ सेना को में हस्तक्षेप करके सेना की नियुक्तियों को एक नया आयाम देकर, नए सोच के तहत, और उसके पीछे देश के सेना को कमजोर करने की एक साजिश थी। सेना कमजोर हो रहा है और सेना में जो युवाओं की भर्तियां होती थी, उनकी जो जीविका थी, एक तरह से वो अपने आप को एम्प्लॉयड मानते थे, उसको हाफ और ऑलमोस्ट एक शॉर्ट लिस्टेड, या यूं कहा जाए कि जो संविदा पर जैसे काम होता है, वैसे अग्निवीर माध्यम लाया गया। फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से एडमिशन्स जितने हो रहे थे छात्रों के, उसमें इन्होंने नीट जैसे किया उसमें, और विश्वविद्यालयों में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में, हमारे विश्वविद्यालय में सीयूईटी के माध्यम से ये जो निर्णय होता था, या परीक्षा जो एक्सपर्ट्स होते थे, यानी हम प्रोफेसर हैं, हम पढ़ाते हैं, तो हम लोगों का परीक्षा भी लेने के लिए सक्षम है, और हम ही वो लोग हैं जिनके माध्यम से परीक्षाएं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, सीयूईटी को दिया। सीयूईटी जो है इसको सबलेट किया एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, जो एक प्राइवेट संस्था है, और उन्होंने उसको फर्दर सबलेट किया कुछ ऐसे ब्लैक लिस्टेड लोगों को जो बराबर परीक्षाओं में एक तरह से क्वेश्चन पेपर लीक करके भ्रष्टाचार और नियुक्तियों में खुला खेल खेलते। तो आप देख रहे हैं। और फिर किसानों की बात आई, तो किसानों को की मांग थी कि हमें, और अभी भी मांग है उनकी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करे सरकार, जिसको वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। और जो इसके पहले यूपीए सरकार में भूमि अधिग्रहण में एक प्रकार से किसानों को ताकत दी गई कि अगर आपकी भूमि अधिग्रहण होती है तो किस प्रकार, अगर वो गैर जरूरी कार्य के लिए होता है और कोई राजनीतिक मंशा के तहत होता है, तो उसका आप मुकाबला कर सकते हैं, या उसके एवज में एक पूरे के पूरे आपको जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मिलेगा। उसको दरकिनार करके उस कानून को निरस्त किया। मिलावट में जो एक बहुत गंभीर कानून था कि कोई भी चीज आप मिलावट करें जिससे दूसरों की जिंदगी खतरे में आ जाए, उस कानून को इन्होंने निरस्त किया, क्योंकि इनके जो लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, वो यही काम कर रहे थे। और सबसे चिंता की बात थी कि शिक्षा में के साथ साथ स्वास्थ्य में किस प्रकार से इन्होंने दो बातें की। एक तो क्या किया, स्वास्थ्य को जो एक दायित्व है, एक वेलफेयर गवर्नमेंट का, एक लोगों के प्रति जो एक सरकार होती है, उनका एक दायित्व होता है कि सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और कुछ चीजों को मुहैया कराए। वो कोई प्राइवेट या निजी लोगों के हाथ में नहीं दी जा सकती। लेकिन इन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया कि एक दलाली का प्रकरण, जिसके जो इनके बैकग्राउंड में है, जो इस सरकार चल रही है, उसके उसमें क्या किया कि स्वास्थ्य सेवाओं को इन्होंने नहीं एक प्रकार से मजबूत किया। एक नया स्कीम दिया है जिसका नाम रखा, जिसको आयुष्मान भारत कहते हैं। यानी आप उसमें एक तरह से इंश्योरेंस हो रहे हैं, और आपको पैसे दिए जाएंगे, और वो पैसे आपको नहीं दिए जाएंगे, हॉस्पिटल्स को दिए जाएंगे। और हॉस्पिटल्स का बिल कैसे बनेगा, आपको किस प्रकार से किसी भी बीमारी को से, और खासतौर से जो गंभीर बीमारियां होती है, जिसकी लॉन्ग टर्म इलाज होते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां, उसके जो रोगी हैं उनके लिए बहुत ही घातक ये सिद्ध हुआ। दवाओं की दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई। तो मैं जितनी बात आपको कहा हूँ, ये इस बात की तरफ संकेत देते हैं कि संविधान खतरे में थे, और इस बात को सरकार, जो विपक्ष के लोगों ने समझा। जब हम लोगों ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया, तो ये बात को समझते हुए राहुल गांधी ने उस चीज को पकड़ा, विपक्ष के और लोगों ने पकड़ा। अखिलेश जी भी को भी समझ में आए। 2019 में नहीं समझ में आई, लेकिन 2024 चुनाव आते आते उनको लगा कि ये लोग जो बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, किसी तथ्य के आधार पर, और किसी एक गंभीर चिंता का विषय है उसकी ओर ये संकेत। तो उन्होंने मुहिम चलाया। जी सूरज सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, उदारवादी
जब भारत में उदारवाद आया 90 के दशक की बात करें, उससे पहले तक के दौर को देखें, उस समय तक हिंदुत्व का या बाबरी मस्जिद विध्वंस भी उसी दौर की वो परिकल्पना है। उसके बाद से हिंदुत्व का या हिंदू टर्मिनोलॉजी का बहुत ही व्यापक यूज हुआ राजनीति के लिए। उससे पहले के दौर को देखें तो उससे पहले के दौर में आप बेशक इसे कांग्रेसी विचारधारा की बात कह सकते हैं या ब्राह्मणवादी विचारधारा की बात कह सकते हैं, लेकिन उस दौर से पहले हिंदुत्व उतने अपने प्रकांड उसमें पुरजोर की राजनीति में नहीं था। जैसे ही 90 के दशक के बाद से ही तमाम जगहों पर सामाजिक न्याय वाली सरकारें बनने लगी। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम जगहों पर जो है अधिकांश सिलसिला जो है सामाजिक मैं न्याय की पुरजोर लोगों के मैं साथ रही। उसके बाद कैसे बढ़ गया इतना हिंदुत्व? नहीं, मैं आपकी बात को और थोड़ा साधारण शब्दों में कह दूं और स्पष्ट शब्दों में कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन लागू किया तो तीन बातें इस देश में हुई। पहली बात क्या थी कि जो पुराना एक विचार चल रहा था ईवीएम के प्रयोग का, उसको उन्होंने बहुत ही एक प्रभावशाली ढंग से लागू करना शुरू किया। दूसरा क्या हुआ कि निजीकरण का दौर बढ़ गया। जो सरकारी संस्थाएं थी, सार्वजनिक प्रतिष्ठान थे, उनको बेचे जाने लगे, उनकी मालिकाना हक दूसरे को निजी हाथों में दिया जाने लगा। उसका उद्देश्य ये था कि वहाँ जो नौकरी है उसमें आरक्षण नहीं हो। इस तरह से मंडल कमीशन को निरस्त करने की एक मंशा थी। इसके साथ तीसरा क्या हुआ कि जो सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्तियों में पहली बार कोलिजियम सिस्टम आ रहा है, यानी जजेस खुद अपने जो सक्सेसर्स या दूसरे जजों की नियुक्ति करेंगे। इन बातों को उस समय से लेकर जो कांग्रेस की सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की, या उसके बाद भी जो सरकारें थी, उन्होंने कोई प्रभावशाली ढंग से उसका विरोध नहीं किया, न ही उसमें ये बताने की कोशिश की कि जो संविधान के तहत नेशनल जुडिशियल एक कमीशन होना चाहिए जिसके तहत परीक्षाएं होनी चाहिए, उसको लागू किया। तो अब आप जानते हैं, ये तो हुआ एक मैं विचार की दृष्टि से बोला हूँ, जी लेकिन जी। तथ्यपूर्ण दृष्टि से क्या हुआ? तथ्यपूर्ण दृष्टि से ठीक हुआ कि वीपी सिंह की सरकार गिरा दी गई और लाल कृष्ण आडवाणी, जिनके सारथी बनकर अभी जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, वो निकले और एक रामरथ के नाम से निकला और वो हिंदूवादी एक मान्यताओं को स्थापित करने के लिए और राम मंदिर के नाम पर उन्होंने अपनी मुहिम चलाई। अब देखिए, राम मंदिर की मुहिम के पीछे मंशा स्पष्ट थी कि मंडलवादी शक्तियों को एक तरह से उन पर अंकुश लगाया जाए, पिछड़े वर्गों का जो एक उत्थान हुआ था उसको कम किया जाए, और इसमें जो सबसे ताकतवर वर्ग है इस समाज का, पिछड़ा वर्ग, उनको तोड़कर और धार्मिक दृष्टिकोण से उनको इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर लाया जाए, जिसमें वो सक्षम हो गए। दो कारणों से सक्षम हुए। एक तो पिछड़ा वर्ग एक जुट नहीं था, और दूसरा कि पिछड़ा वर्ग बहुत ही धार्मिक है। दरअसल हिंदू जो धर्म है वो पिछड़े वर्ग के ही कंधे पर या उनके विचार पर चल रहा है। नहीं तो इसमें जो कई सारी जो मांग है लोगों की, जो उसमें रिफॉर्म होना चाहिए, वो आ जाए। लेकिन आप देखेंगे कि कौन बराबर आप लोग कवर करते हैं कि कौन सबसे अधिक कांवर लेके जा रहा है। इधर लोग पढ़ रहे हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी और बड़े बड़े लोगों के बाल बच्चे जो हैं विदेश जाके पढ़ रहे हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर दिया गया है, लेकिन इससे पिछड़े वर्ग को सरोकार नहीं है। इसलिए जो हिंदूवादी ताकत है वो बढ़ी। और जो बात आप पूछना चाह रहे हैं उसका उत्तर यही है कि ये जो मंशा थी कोई धार्मिक उत्थान के लिए नहीं था। आप गौर करेंगे, जब राम मंदिर अंततः तैयार हुआ या बना, तो उसके ट्रस्ट में कौन है? एक भी ओबीसी नहीं है। तमाम लोग जो है सो एक यानी ब्राह्मण है सबसे अधिक। एकाध लोग जो है, एक कोई चौपाल जी है दलित, उनको बनाया गया, उसके अलावा तो कोई नहीं है। तो और मरे कौन? जब जो जबरन जो जिसको हम लोग बाबरी मस्जिद कहते हैं थे,
और बाबरी मस्जिद ऑब्लिक राम मंदिर, जिसको राम मंदिर का है, वो जब आया सामने तो उसको गिराने का काम ओबीसी सबसे अधिक आगे था और सबसे अधिक ओबीसी को ये हुई। और उसका एक और बहुत ही अगर आपको तस्वीर होगा तो आप जोड़ दीजिएगा, एक जो गुजरात राइट्स में जो एक आदमी हिंदू बन के और तलवार लेकर बहुत ही आक्रोश भरा उसका चेहरा एक पोस्टर बॉय की तरह यूज हुआ था, वो व्यक्ति एक जूता बनाने वाला व्यक्ति है। और आज वो देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के उन बातों को समझते हुए कितना अधिक विरोध कर रहा है। जो पोस्टर वो सिंबल बन गया था गुजरात में एक तरह से हिंदूवादी ताकतों को आगे बढ़ाने। तो ये बातें लोगों को समझना चाहिए। आज जो हम लोग की चर्चा हुई है, मैं समझता हूँ इसमें मुख्य रूप से ये हम लोग मेरा तो उद्देश्य है, और मैं समझता हूँ अम्बेडकर नामा का भी वही उद्देश्य होगा, कि जो ये बातें चलती हैं खासतौर से चुनावों के समय, जो धार्मिक रूप से किसी को बहुत ही उत्तेजित करने वाली बातें होती हैं, या उसको निश्चित तौर से जनता को एक बार सोचना चाहिए। 2 मिनट सोचकर फिर उस पर आगे बढ़ना चाहिए। अगर मेरी बातें या आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो सही नहीं लगे तो निश्चित तौर पे वो अपनी बात पर रहेंगे। हम यहाँ तो कोई बिल्कुल। डिक्टेट नहीं दे रहे, कोई आदेश नहीं दे रहे। एक हम चर्चा और विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस विचार को जन साधारण के बीच में अगर लाया जाए और अगर उनके माध्यम से पूरे जनता को इस पर विचारने का समय हो, तो एक सही और माकूल जो एक निष्कर्ष होगा, जो समाज के लिए बहुत अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा और विश्व के लिए भी अच्छा होगा, वो निकल कर आए। जिस बहुत बहुत शुक्रिया सूरज सर। ये था हमारा संविधान विशेष। संविधान का खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि संविधान को खारिज कर दिया जाए या ये घोषणा कर दी जाए कि आज से भारत में संविधान का रूल खत्म हो गया। संविधान खत्म होने का मतलब है संवैधानिक संस्थाओं का खत्म होना। अगर संस्थाएं जो है आपकी खत्म हो जाएंगी तो संविधान अपने आप ध्वस्त हो जाएगा, चाहे वो न्यायपालिका के रूप में हो, कार्यपालिका के रूप में हो, विधायिका के रूप में हो। आप गौर कीजिए और जाकर विचार कीजिए, क्या हमारी ये तमाम संस्थाएं, चाहे स्कूल हो, विश्वविद्यालय हो, अस्पताल हो, ईडी हो, सीबीआई हो, पुलिस स्टेशन हो, क्या ये कानून सम्मत काम कर रहे हैं? अगर ये कानून सम्मत काम नहीं कर रहे हैं तो ही ये इशारा है कि संविधान जो है खात्मे की ओर है या इसे ध्वस्त करने की तैयारी हो रही है। कभी भी किसी भी रूप में ये या गौर करने वाली बात है, इसे गांठ बांध लीजिए कि संविधान खत्म करने की घोषणा कभी नहीं होगी, उनके प्रावधानों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसी तरह शिक्षण संस्थानों के मामले में अगर देखा जाए कि फीस को अगर इस स्तर तक बढ़ा दिया जाए जहां पर एक वर्ग ही काबिज रह जाए, तो भी ये संविधान का ध्वस्तीकरण ही है। शिक्षा सबके लिए और समान रूप से मिलने योग्य होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो पूंजीपति हो, जो धनाढ्य हो, जो संपन्न वर्ग के हों, उन्हीं तक शिक्षा सीमित रहे। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, उस पे हमें कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।